ईशानी का चुलबुला स्वभाव, निर्दोष आंखें व जिम्मेदार मन एक साथ इतनी आशाएं भर देते थे कि मानो वह जिसकी ज़िंदगी में भी जाएगी नीली झील में गुलाबी कमल खिला देगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी नीली झील में गुलाबी कमल। ईशानी अपनी दीदी शर्मिला से बहुत प्यार करती थी। शर्मिला भी हमेशा अपनी ममता उस पर लुटाती रहती थी। तभी तो वह जब तक हमारे घर आ जाया करती थी। जब से मैंने शुरू में शर्मिला को देने के लिए एक पत्र उसके हाथों में सौंपा था, तब वह मात्र 12 वर्ष की थी। वह लापरवाही साइकिल द्वारा इधर उधर बेरोक-टोक आया जाया करती थी। मेरा और शर्मिला का गठबंधन कराने में ईशानी का ही हाथ था। जाति बिरादरी से भरे शहर में हम दोनों छिप छिप कर मिलते रहे, लेकिन किसी को पता ही ना चला कि ईशानी ने एक दिन कहा, तुम दोनों में क्या गुटरगू चल रही है, माँ को बता दूँ। उसकी चंचल आंखों ने मानो हम दोनों को चौराहे पर ला खड़ा कर दिया। किसी तरह शर्मिला ने अंधेरे में तीर मारकर मामला संभाला। मैं भी माँ को बता दूंगी कि तू टेस्ट में फेल हो गई है। वह सहम गई और विवाह तक उसने हम लोगों की मोहब्बत को राजी रहने दिया। बड़ी बहन होने के नाते शर्मिला ने ईशानी की टीचर से मिलकर उसके इतिहास भूगोल के अंक बढ़वाए और पास करवा दिया। शर्मिला ही ईशानी की देखरेख करती, सो दोनों में माँ बेटी जैसा ममतापूर्ण स्नेह भी पनपता रहा। अपनी सहेलियों से मजाक करते करते ईशानी दावा कर दिया करती थी, मैं शर्मिला दीदी को माँ कह सकती हूँ। यह बात मेरे दोस्त की बहन ने बताई थी, जो ईशानी की सहेली थी। समय ने करवट ली। एक दिन बाजार से लौटते समय ईशानी की माँ को एक तीव्र गति से आती हुई कार ने धक्का दे दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, परंतु बिना कुछ कहे बताए वे इस संसार से विदा हो गई। ईशानी के बड़े भाई प्रशांत का इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष था। वह किशोरी अपने बड़े भैया को समझाती रही, तसल्ली देती रही, जैसे परिवार में सबसे बड़ी हो। उसकी माँ ने अपने पति के रहते हुए ही तीनों बच्चों में संपत्ति का बंटवारा करवा दिया था। इससे उन लोगों के न रहने पर भी आपस में मधुर संबंध बने रहे। मैं परिवार का बड़ा बेटा था। मुझसे छोटी 2 बहनें सुधा, सीमा हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की तैयारी कर रही थी। मैं बैंक में नौकरी करता था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने अपने आप को अकेलेपन से बचाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम ले लिया था। कुल मिलाकर जीवन आराम से चल रहा था। एक दिन ईशानी बोली, होने वाले जिया जी, अब आप लोग जल्दी से शादी कर लीजिए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या भैया ने कुछ कह दिया है? नहीं, वह बोली, बात यह है कि कल मामा जी आए थे। भैया ने उनसे दीदी के लिए लड़का ढूंढने को बोला है। तो क्या हुआ, हम तुझसे शादी कर लेंगे। यह सुनकर वह ऐसे मुस्कुराई जैसे मुझे बच्चा समझ रही हो। मैंने झेंपते हुए उससे कहा, फिर क्या करें, मेरे घर में तो सब मान जाएंगे। हाँ, तुम्हारे भैया, उनको मैं मनाऊंगी। वह चुटकी बजाते हुए हंसती हुई चली गई। पता नहीं उसने भैया को कौन सी कुट्टी पिलाई कि वे एक बार में ही हम लोगों का विवाह करने को राजी हो गए। ईशानी हमारे यहाँ आती जाती रहती थी और भैया के समाचार देती रहती थी। भैया इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए तो उस दिन वह बहुत खुश हुई और आकर मुझसे लिपट गई। फिर झेंपती हुई अपनी दीदी के पास चली गई। हाई स्कूल का फॉर्म भरते समय ईशानी ने अभिभावक के स्थान पर भैया का नाम न लिखकर मेरा नाम लिखा था। तब मैंने उससे कहा, ईशानी, गलती से तुमने यहाँ मेरा नाम लिख दिया है। वाह जिया जी, आप तो अब उनके माई बाप हो। मैंने तो समझ बूझ कर ही आपका नाम लिखा है। कहते हुए वह खिलखिला पड़ी थी। मेरे पिता बनने का समाचार भी ईशानी ने ही मुझे दिया था, पर मैंने इस बात को सामान्य तौर पर ही लिया था। जीजा जी, आज हम सब इस खुशी में आइसक्रीम खाएंगे। वह चहक रही थी। शर्मिला भी बोली, सच तो है, चलिए आज सब लोग आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है, आइसक्रीम खिला देंगे, पर मैं तो इतनी बड़ी घोड़ी का बाप पहले से ही बना दिया गया हूँ। तब तो किसी ने कुछ खिलाने की बात नहीं की। मैंने ईशानी की ओर देखकर कहा। मेरी बात पर वह जोर से हंस पड़ी। फिर बोली, बगल में खड़ी हो जाऊं तो आधी घरवाली लगूंगी और उंगली पकड़ लूं तो। शर्मिला ने मीठी झिड़की दी। चल हट यहाँ, यह मूंग और मसूर की दाल। मेरी बहन सुधा के विवाह में उसकी विदाई पर ईशानी मुझे सांत्वना दे रही थी। बेटियां तो पराए घर जाती ही हैं। सीमा प्रेम विवाह करना चाहती थी, पर माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। तब मैं ईशानी की बात सुनकर दंग रह गया। वह माँ को समझा रही थी, आप सीमा से नाराज़ मत होइए। आपके जो भी अरमान रह गए हों मेरी शादी में पूरे कर लीजिएगा।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसी शादी करूँगी और जिससे कहेंगी उससे कर लूँगी। बस अब आप शांत हो जाइए। मैंने वातावरण को सहज करने के लिए मजाक किया। माँ कहेंगी बच्चों के बापों से विवाह कर लो तो करना पड़ेगा। मैं कई वर्षों बाद बेटे का बाप बना था। इस सुख ने मुझे अंदर से पुलकित और पूर्ण बना दिया था। बेटे का नाम रखना था, सो सब ने अपने अपने सोचे हुए नाम सुझाए, पर निश्चित नहीं हो पा रहे थे कि किसके द्वारा सुझाया हुआ नाम रखा जाए। फिर तय किया कि सब बारी बारी से बच्चे के कान में नाम का उच्चारण करेंगे। जिसके नाम पर वह जबान खोलेगा उसी का सुझाया नाम रखा जाएगा। सबसे पहले शर्मिला ने उसका नाम लिया विराट, सुधा ने विक्रम, सीमा ने राघव, माँ ने पुकारा पुरुषोत्तम। आखिर में ईशानी की बारी थी। उसने बच्चे के कान के पास फूंक मारी और अंकित कहते ही वह गुनगुना उठा। सब लोग हंस पड़े, तालियां बज उठी। फिर मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, ईशानी तूने आधी घरवाली का रोल अदा किया है। यह भी सुधा को अच्छा नहीं लगा था, परंतु माँ यद्यपि सुधा को अच्छा नहीं लगा था, परंतु माँ का चेहरा दमक रहा था। वे बोली, मौसी है ना, माँ ही होती है, गया भी तो मौसी पर ही है। सुधा से ना रहा गया। वह बोली, सब कुछ मौसी का ही ले लिया है, क्या बात है ईशानी। इस मजाक में यद्यपि सुधा को चिढ़ छिपी थी, पर ईशानी झेप गई थी। उसकी झुकी झुकी पलकें मर्यादा से बोझिल थी, परंतु होठों की मुस्कुराहट में गौरव की झलक थी। हाँ, मुझे मौसी होने पर गर्व है। शर्मिला बीमार पड़ी तो पता चला कि उसे कैंसर ने दबोच लिया है। हम सब लोगों के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। एक ईशानी ही सबको दिलासा दे रही थी। अंकित की देखभाल अब ईशानी ही करती थी। एक दिन ईशानी डॉक्टर के सामने रो पड़ी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी को बचा लीजिए। मृत्यु से पूर्व शर्मिला का चेहरा चमकने लगा था। उसके कष्ट जैसे समाप्त हो गए थे। ईशानी यह देखकर खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मृत्यु इतनी निकट आ गई है। ईशानी अंकित को पैरों पर बिठाकर झूला झुला रही थी। बता, तू मुझे दीदी कहेगा या मौसी? बताना, तू मुझे दीदी कहेगा? हाँ। मैं आराम कुर्सी पर बैठा आंखें मूंद सोने की चेष्टा कर रहा था, पर ईशानी की तोतली बोली में दीदी का संबोधन सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। माँ पास बैठी थी, बोली, ईशानी नीचे गद्दी रख ले, गीला कर देगा। और उन्होंने गद्दी उठाकर उसे दे दी। ईशानी गद्दी रखते हुए दुलार से अंकित से बोली, अगर तू दीदी कहेगा तो गीला नहीं करना, मौसी कहेगा तो गीला। मैं हंस पड़ा, तो मौसी हो तो मौसी ही कहेगा ना। शर्मिला की सहेलियाँ उससे मिलकर जा चुकी थी। भैया भी आ गए थे। शाम हो गई, पर अंकित ने गद्दी गीली नहीं की थी। माँ बोली, देखो तो इस अंकु को आज गद्दी गीली नहीं की। ईशानी जूस बना रही थी, झट से देखने आ गई। अरे वाह, यह क्या बात हुई। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, जीजाजी देखिए, अंकु ने गद्दी गीली नहीं की, और फिर खुद ही झेंप गई। उसी रात 11:30 बजे शर्मिला हम सबको छोड़कर विदा हो गई। अंदर से मैं पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, परंतु कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था कि ईशानी मुझसे भी ज़्यादा बिखर कर चूर चूर हो गई है। उसकी गंभीर आंखें देखकर मेरा मन और भी उदास होने लगता। मैं अपना दुख भूलकर उसे समझाने की चेष्टा करता, परंतु वह मेरे सामने पड़ने से कतरा जाती। समय बीतने लगा। अंकित ईशानी के बिना नहीं रहता था। वह उसे कई कई दिनों के लिए अपने साथ ले जाने लगी। मैं ही अंकित से मिलने चला जाता। अंकित का जन्मदिन आने वाला था। माँ अपनी योजनाएं बनाने लगी। सुधा, सीमा को भी निमंत्रण भेजा गया। ईशानी और मैं बड़े पैमाने पर जन्मदिन मनाने के पक्ष में नहीं थे, पर माँ का कहना था कि वे अपने पोते के जन्मदिन पर शानदार दावत देंगी। माँ और ईशानी का विवाद चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि माँ खिसिया गई हैं। तभी उन्होंने यह प्रस्ताव रख दिया, ईशानी, तुम जब अंकित पर इतना अधिकार समझती हो तो उसे सौतेला बेटा बनने से बचा लो। और वे रोने लगी। सब चुप थे। शीघ्र ही माँ ने धीरे से कहा, तुम एक बार यहाँ इसकी माँ बनकर आ जाओ बेटी, अंकित अनाथ होने से बच जाएगा। ईशानी उठकर चली गई थी। वह अंकित के जन्मदिन पर भी नहीं आई। अंकित रोता चिड़चिड़ाता बीमार पड़ा, तब भी वह नहीं आई। माँ अंकित की देखरेख करती थक जाती। मेरा बेटा ईशानी के बिना नहीं रह सकता, यह मैं जानता था। वह निरंतर दुर्बल होता जा रहा था। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग 2 माह बीत गए, फिर इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। एक शाम मैं उदास बैठा ईशानी के बारे में ही सोच रहा था। साथ ही माँ के प्रस्ताव की भी याद आ गई, लेकिन मैंने ईशानी को कभी उस नज़र से नहीं देखा था। मुझे उम्मीद थी कि विशाल नभ के नीचे फैली नीली नदी में भी झील उतर सकती है।
और उसमें गुलाबी कमल खिल सकते हैं। तभी भैया को आते देखा तो मैं उठ खड़ा हुआ। आइए माँ, देखो तो भैया आए हैं। माँ झट से अंकित को गोद में उठाए आ गई। भैया ने कहा, यह पत्र ईशानी ने दिया है और वह पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैं कुछ घबरा गया। सब ठीक तो है ना भैया? हाँ, सब ठीक ही है, कहते हुए उन्होंने अंकित को गोद में ले लिया। मैं इसे ले जा रहा हूँ, घुमाकर थोड़ी देर में ले आऊँगा। और वे अंकित को लेकर चले गए। क्या बात है बेटा, देखा तो क्या लिखा है? मालूम नहीं वह क्या सोच रही होगी। मुझे ऐसा प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। सचमुच उस दिन से मैं पछता रही हूँ। वह घर नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता। और माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पत्र खोला, उसमें लिखा था, माँ, बहुत सोच विचार कर भैया से पूछ कर फैसला कर रही हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। ईशानी। मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे सचमुच नीली झील में गुलाबी कमल खिल गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।